ये ज़माना जो है नरेंद्र मोदी जी का, वो जानते हैं कि किसी भी दिन हाथ से निकल सकती है, क्योंकि दरअसल सत्ता तो लोगों के पास है। लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो बात बनेगी नहीं, उसकी एक कोशिश चल रही है, तो मुझको पूरा विश्वास है कि ये स्वीकार्य नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो शब्द थे जिसके 50 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पर बहस करने की मांग की है। 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी चुप रही और इस दौरान उनकी सरकार भी बनी और वह सरकार में शामिल भी हुई। ऐसा करने के पीछे संघ का क्या उद्देश्य हो सकता है? धर्मनिरपेक्षता इससे आगे का कदम है। वो कहती है कि धर्म की अवधारणाओं के बाहर निकलने की कोशिश करो। ये बात संघ परिवार के पूरे दर्शन के खिलाफ जाती है। पिछले 50-60 सालों से चला है, संविधान बनने के बाद से वो दिशा सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनके अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दो ऐसे शब्द हैं जिन पर बहस की मांग कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ा दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने इन दो शब्दों को पार्टी के प्रस्तावना में खासकर शामिल कराया था। अब भाजपा के लिए संघ के इस मांग का समर्थन करना मुश्किल हो रहा है। इन्हीं मुद्दों पर हमने जयप्रकाश नारायण के सहयोगी रहे कुमार प्रशांत के साथ बातचीत की और इसे समझने की कोशिश की। कुमार प्रशांत फिलहाल गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष। मेरे साथ हैं गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत। उनसे हम उन विवादों पे बात करेंगे जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने संविधान में जो संशोधन किया गया है 42nd अमेंडमेंट, उस पर जो उन्होंने बहस और विचार करने की बात कही है, वो एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इनसे जुड़े विषयों पर कुमार प्रशांत से हम बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि इसके पीछे संघ का क्या उद्देश्य रहा हो सकता है। प्रशांत जी, आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो शब्द थे जिसके 50 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पर बहस करने की मांग की है। 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी चुप रही और इस दौरान उनकी सरकार भी बनी और वह सरकार में शामिल भी हुई। ऐसा करने के पीछे संघ का क्या उद्देश्य हो सकता है? मुझको ऐसा लगता है कि ये बात बहुत सही नहीं है कि 50 साल की चुप्पी के बाद ये सवाल उठा है। जिन लोगों को राजनीतिक विकास पर जिनकी नज़र रहती है, वो हमेशा ये महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं से ये बात बार बार उठाई जाती रही है संघ परिवार की तरफ से कि जो कुछ चल रहा है उससे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दे आते रहते हैं। अपनी राजनीतिक जीवंतता बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी आप नहा के भी विवाद खड़े करते रहें। तो जिन फसबुले साहब का जिक्र आप कर रहे हैं, ये लोग इररिलेवेंट हो चुके तत्व हैं हमारी राजनीति में, लेकिन एक ऐसी जगह पर अभी बैठे हैं कि जहाँ पर वो अपना रेलेवेंस बताने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें खड़ी करते रहते हैं। वैसे संघ इस मुद्दे पर बहस करके क्या हासिल करना चाहता है? एक तो अपना रेलेवेंस हासिल करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि जिस दिशा में देश पिछले 50-60 सालों से चला है संविधान बनने के बाद से, वो दिशा सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनके अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान जब बना उसके तुरंत बाद संघ परिवार की तरफ से जो पहला आधिकारिक बयान आया वो गोलवलकर जी का था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस संविधान की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें मनुस्मृति का कोई तत्व नहीं है। तो जिन लोगों को मनुस्मृति का तत्व इस संविधान में खोजना हो,
उनके लिए ज़रूरी है कि वो बार बार इस संविधान की निरर्थकता के बारे में बहस खड़ी करते रहें, क्योंकि स्वाभाविक है कि ये संविधान मनुस्मृति से बहुत बाद बना है। उस समय तक सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना बहुत बदल चुकी है। मनुस्मृति की आलोचना या उसकी पैरवी करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समाज बदलता है, समाज की सोच बदलती है, समाज की ज़रूरतें बदलती हैं, उस हिसाब से सामाजिक चीज़ें खड़ी होती हैं। हमारा संविधान जिस समय खड़ा हुआ, मनुस्मृति के तत्व को बहुत पीछे छोड़कर खड़ा हुआ था, लेकिन ये लोग अभी भी वहीं पर खड़े हैं। तो समाज के चेतना की यात्रा में, जागरण की यात्रा में बहुत सारे तत्व पीछे छूट जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि पूरी जो संघ लॉबी है वो उस मृत प्राय तत्व का प्रतिनिधि है, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल उठाते रहते हैं। बट इसी इशू पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये कह के एक नया विवाद पैदा कर दिया है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दो ऐसे शब्द हैं जिसमें सनातन नहीं दिखता है, सनातन का भाव नहीं दिखता है। क्या लगता है कि उसमें फिर वो सनातन को छेड़ना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं? देखिए, मैं उपराष्ट्रपति जी की किसी भी बात को कभी गंभीर विवेचन के लायक भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि न तो संविधान विशेषज्ञ हैं और न ही सनातन वाले दर्शन के कोई आधिकारिक विद्वान हैं। कुर्सी बोलती है तो उस पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सनातन, संविधान के संदर्भ में सनातन कुछ भी नहीं होता है। संविधान के संदर्भ में एक ही चीज़ सनातन है, वह है संविधान की आत्मा। बाकी हर चीज़ परिवर्तनीय है। धनखड़ साहब को जवाब देना चाहिए कि जो इतने सारे संशोधन संविधान में हो गए, 100 से ज़्यादा, वो संशोधन भी तो आप ही लोगों ने किए हैं ना, तो भी तो पहले संविधान के हिस्से नहीं थे। आपने ज़रूरत के हिसाब से, सही या गलत जो भी हो, संविधान में संशोधन किए, क्योंकि संविधान में संशोधन की हमेशा गुंजाइश रहती है। संविधान कोई चिरंतन दस्तावेज नहीं है, परिवर्तनीय दस्तावेज है। इसीलिए तो संसद बनी हुई है कि संसद इस पर बहस करती है और संविधान में जो भी आवश्यक लगता है वो परिवर्तन करती है। लेकिन संघ को धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद से क्या नफरत हो सकती है? इससे सबसे बड़ी नफरत है कि संघ की पूरी विचारधारा में इन दो शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिनका अस्तित्व नहीं है वो उनके सामने खड़ा हो जाता है एक रोड ब्लॉक की तरह, एक रुकावट की तरह। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए वो उस रुकावट को दूर करना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या होता है? सर्वधर्म समभाव का मतलब ये है कि सभी धर्म हैं, उनको हम एक नज़र से देखते हैं। एक सरल परिभाषा बता रहा हूँ। धर्मनिरपेक्षता इससे आगे का कदम है। वो कहती है कि धर्म की अवधारणाओं के बाहर निकलने की कोशिश करो। ये बात संघ परिवार के पूरे दर्शन के खिलाफ जाती है। उसी तरह से समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक तो वो है जो समाजवादी पार्टियां कहती हैं, लेकिन जो दर्शन है समाजवाद का वो ये है कि वो कहता है कि किसी भी आधार पर मनुष्यों के बीच किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। इसको लंबी व्याख्या भी इसकी की जा सकती है। तो लोगों के बीच में भेद न हो और धर्मों के आगे हम देखने की कोशिश करें, ये भारतीय संविधान की आत्मा है। इसको अलग अलग शब्दों में संविधान ने कई जगह दोहराया है। इंदिरा जी ने इमरजेंसी के वक्त में ये दो शब्द डाल दिए इसमें, इसलिए कि उस समय इन दोनों शब्दों पर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे थे, ऐसा उनको समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो बात संविधान में लिखित दिखाई नहीं देती है उसको भी प्रियम्बल में डाल देना चाहिए। अब उन्होंने सही किया गलत किया, इस बहस से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इन शब्दों पर आपत्ति क्यों होने चाहिए। ये शब्द वही हैं जिनसे पूरा संविधान बना है। उनको एक जगह अगर रेखांकित कर दिया गया है, भले एक गलत समय पर एक गलत आदमी के द्वारा किया गया हो, लेकिन किया गया है और वो संविधान की आत्मा से मेल खाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इन शब्दों के पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पूरा संविधान तो इन दो शब्दों पर ही खड़ा है। तो जिस पर तुम्हारा संविधान खड़ा है उस पर तुमको आपत्ति है, इसका मतलब सीधा से यह है कि दरअसल में तुमको इस संविधान पर आपत्ति है। संविधान क्या है? वो रूल ऑफ द प्ले है, खेल का नियम है। और खेल के नियम से जिस खिलाड़ी को दिक्कत होती हो, उस खिलाड़ी को समझना चाहिए कि वो खेल से बड़ा नहीं है। बड़ा से बड़ा खिलाड़ी भी खेल से छोटा होता है।
क्या इसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि संघ इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान जब 42nd अमेंडमेंट लाया गया तो इस अमेंडमेंट को लाने वाली इंदिरा गांधी थी और उसमें संसद में या अधिकांश सांसद जेलों में थे, तो ये एक तरफा फैसला था इंदिरा गांधी का, इसलिए भी विरोध कर रहे हैं या इंदिरा नेहरू खानदान की बेटी थी इसलिए नाम पर विरोध कर रहे हैं? नहीं, इन दोनों का बहुत कारण नहीं है। जो गहरा कारण वो ये है कि संघ परिवार के दर्शन का जो अस्तित्व है उसको ही ये संविधान चैलेंज करता है। तो संविधान से जिस दर्शन को चुनौती मिल रही है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि रोड ब्लॉक है उनके लिए, उनको इस रुकावट को हटाना है तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस पूरे मामले को खारिज कर दिया तो उस पर अब नए सिरे से बहस की गुंजाइश बहस हमेशा बना के रखनी पड़ती है। अब जैसा मैंने आपसे कहा, अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए बहसें खड़ी की जाती हैं और उनको कभी कभी उपराष्ट्रपति जैसे लोग मिल जाते हैं जो उसको एक आधार भी देने की कोशिश करते हैं। वैसा ही एक आधार उन्होंने या कि हमारे कृषि मंत्री जो हैं उन्होंने दिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप या तो इस संविधान को बदलने की तैयारी करो और साफ बोलो कि हमको ये संविधान स्वीकार नहीं है, या इस संविधान के अनुसार चलने की कोशिश करो। दोनों बातें साथ में नहीं चल सकेंगे। संविधान में 3 धाराएं हैं, 27, 28, 29 और 38। उसमें ऑलमोस्ट इन बातों को समाहित किया गया है, धर्मनिरपेक्ष जीने का अधिकार और समाजवाद। तो फिर नए सिरे से 42 अमेंडमेंट ला करके इन 2 शब्दों को शामिल करने का औचित्य क्या था? यही औचित्य था कि आखिर आपने इतने सारे जो अमेंडमेंट किए हैं ये सभी संविधान में कहीं ना कहीं शामिल हैं, लेकिन ज़रूरत जब आती है तो उसको अंडरलाइन करना पड़ता है। उसी तरह से उस समय उनको ये ज़रूरत लगी कि इन 2 शब्दों को अंडरलाइन कर देना चाहिए। आपको इन 2 शब्दों में दिक्कत क्या है वो आपको बताना चाहिए कि अगर ये प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़ दिए गए जो संविधान की पूरी आत्मा से मेल खाते हैं, अदालत कह रही है कि उन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है संविधान के में शामिल करने में, आपको क्या दिक्कत है? तो थोड़ा खुलकर तो आइए सामने कि आखिर धर्मनिरपेक्षता के शब्द से आपको दिक्कत क्या है, समाजवादी अवधारणा से आपको दिक्कत क्या है। और अगर आपको दिक्कत है तो आपको इस पूरे संविधान से दिक्कत है, क्योंकि संविधान इन दोनों ही शब्दों की अवधारणा को लेकर ही आगे बढ़ा है। आप उससे ही दिक्कत अगर पैदा कर रहे हैं। बीजेपी के खुद के संविधान में, और उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के आधार पे दल को संचालित करने की बात कही थी। तो उनके खुद के प्रेम्बल जो है बीजेपी के, उसमें ये सब शामिल है पहले से। गांधीवादी समाजवाद, गांधी यही बात तो अटल जी ने उसमें शामिल की थी। जी। अगर अगर थोड़ी सी भी समझ हो तो गांधीवादी समाजवाद अगर कहते हो तो ये सारी चीज़ें एक साथ तुम स्वीकार कर लेते हो। तो तुमने क्या समझा, कोई शब्द हैं? नहीं, शब्दों के पीछे अवधारणाएं होती हैं बड़ी। ये जो अवधारणा है गांधी की समाजवाद के बारे में, उस अवधारणा को अगर आपने अपने पार्टी के प्रियम्बल में शामिल किया है तो आपने तो खुद ही कह दिया कि इसके बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। फिर एतराज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तो अटल बिहारी वाजपेयी से और पीछे लौटना चाहते हैं। आप जहाँ लौटना चाह रहे हैं उसको हम समझते हैं कि आप कहाँ लौटना चाह रहे हैं। इसीलिए इस बात का मुखर विरोध होना चाहिए, आपत्ति दर्ज करनी चाहिए कि प्रियम्बल में शामिल इन 2 शब्दों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करें। और ये शब्द उनके खुद की पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। जी। लेकिन प्रशांत जी, एक चीज़ और है कि इन 2 शब्दों के जरिए जब बीजेपी संविधान पे हमला करने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है कि उनका हिंदुत्व का एजेंडा बिखर रहा है, इसलिए अब इस पे आगे हैं वो? कह सकते हैं। संकीर्णता की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसकी सीमा नहीं है। संकीर्ण से संकीर्णतर होते जाओ तब तुम अपनी जगह पर खड़े रह सकते हो। तो इसीलिए जिस जगह पर हिंदुत्व को लाकर इन्होंने खड़ा किया है, अब इनको समझ में आ रहा है कि पकड़ थोड़ी कमज़ोर हो रही है। इसीलिए इसको और थोड़े संकीर्णता की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, तो शायद कुछ समय तक और भी ये बात अपनी मुट्ठी में रहेगी, इसकी कोशिश हो रही है। एक तरह से अगर हम देखें तो बीजेपी इस पे ज़्यादा मुखर नहीं हो रही है, क्योंकि शायद वही उनके लिए इशू होगा कि उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी गांधी समाजवाद की बात कही गई है। ये संघ उठा के इस इशू को शोर कर रहा है, तो क्या दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी? नहीं, टकराव की नहीं है, ये मिली भगत है। अच्छा, आप इस बात को ठीक से देखिएगा अगर तो इन लोगों के काम करने की शैली यही है
कि कहीं से बातें हवा में उछालते रहते हैं, कौन कहाँ कैच कर जाएगा ये देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आपको पुराने दौर की बात याद होगी तो अटल जी दाएं बोलते थे, अडवाणी जी बाएं बोलते थे, और दाएं बाएं के मेल में से पार्टी अपनी लाइन पकड़ लेती थी। ठीक उसी तरह की कोशिश ये हो रही है, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वैचारिकता नहीं है, मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। अंतिम सवाल ये कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, और जिस लोकतंत्र के संवैधानिक दस्तावेज पे बीजेपी, संघ और बीजेपी यदि सवाल उठा रही है, क्या लग रहा है कि उसको सपोर्ट मिलेगा देश का? मुझको तो नहीं लगता है। अगर जो आप कह रहे हैं उस शब्द में अगर मैं कहूँ तो लोकतंत्र की जड़ें अगर बहुत गहरी हैं अपने देश में, तो आसान नहीं है उन जड़ों को इस तरह से हिला देना। सत्ता ये समझती है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन सत्ता के पास सत्ता नहीं है, ये बात भी उसको हमेशा रियलाइज होती है, क्योंकि दरअसल में सत्ता तो लोगों के पास है। अगर लोग आपके साथ नहीं आए तो आपकी कितनी बड़ी भी सत्ता आपके हाथ से निकल जाती है। इंदिरा जी के ज़माने में भी देखा है हम लोगों ने, आपके राजीव गांधी के ज़माने में देखा है हमने। तो ये ज़माना जो है नरेंद्र मोदी जी का, वो भी वो जानते हैं कि किसी भी दिन हाथ से निकल सकती है, क्योंकि दरअसल सत्ता तो लोगों के पास है। लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो बात बनेगी नहीं, उसकी एक कोशिश चल रही है, तो मुझको पूरा विश्वास है कि ये स्वीकार्य नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे कुमार प्रशांत, जिनसे हमने आरएसएस जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले के उस विवादित बयान पे बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान में शामिल किए गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द पर बहस होनी चाहिए, इसका औचित्य नहीं है, और इस पे बहस करके एक तरह से संघ ने एक टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन कुमार प्रशांत मानते हैं कि इस देश की जड़ें मजबूत हैं और शायद ये बहुत दिन नहीं टिक पाएगा, लेकिन बीजेपी और संघ अपने रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान जारी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।